गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जिस पाठ की हमने शुरुआत की थी वो तो आपको मालूम है, और प्रेमचंद जी चले गए, जिसके लेखक कौन है? बराबर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। शायद आप किताब पे पढ़ रहे हो, एग्जाम नजदीक आ रही है ना, तो चलो ध्यान देना है अपने इस पाठ के ऊपर। तो क्या देख रहे थे हम? प्रेमचंद जी के बारे में। तो अभी प्रेमचंद जी कहाँ पर चले गए, क्या क्या हुआ है बताना है आपको। क्या हुआ है? बराबर है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को घूमने की आदत है, हमारी तरह जैसे हम घूमते हैं। तो उन्हें शाम को टहलने की आदत है, और ऐसे ही वो कहाँ पर चले गए? बराबर है, प्रयाग स्टेशन पर घूमने के लिए चले गए हैं। तो उन्हें क्या दिखाई दिया है? एक वृद्ध सज्जन तीसरी दर्जे के डब्बे से नीचे उतर रहे हैं। कैसे उतर रहे? ऐसे ही क्या? नहीं, तो अपना बिस्तर वो स्वयं अपनी बगल में उठाए वो प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे थे। तो बाद में क्या हुआ है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी उनके पास गए, तो उन्हें क्या दिखाई दिया है? तो उन्हें और कोई नहीं दिखाई दिया। वो कौन है? तो वो है जाने माने ऐसे प्रसिद्ध कहानीकार, सुप्रसिद्ध कहानीकार, व्यंग्यकार ऐसे प्रेमचंद जी उन्हें दिखाई दिए, और उन्होंने कहा है कि बाबूजी आप, क्योंकि वो शौक हो गए, अचानक से प्रेमचंद जी उन्हें उनके सामने दिखाई दिए, उन्हें उनके दर्शन उन्हें हुए हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी उन प्रेमचंद जी को अपने घर वो लेकर चले गए। अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी प्रेमचंद जी उनके घर पर चले गए हैं। तो देखो, प्रेमचंद जी प्रयाग किस लिए आए हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। तो वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। तो प्रेमचंद जी प्रयाग क्यों आए थे? कि हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में एक कार्यक्रम है हिंदुस्तानी एकेडमी, तो उस हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए वो प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे। देखो, 11 बजे दिन से 3 बजे तक, दिन के 11 बजे से 3 बजे तक वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे, सहभागी रहते थे, पार्टिसिपेट रहते थे। किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता है। प्रातःकाल यानी क्या? प्रातःकाल सवेरे के समय, यानी कि 11 बजे से उनका कार्यक्रम चालू होता था, परंतु लोग उन्हें सवेरे से मिलने के लिए चले आते हैं। प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था। सुबह से ही लोग उनसे मिलने के लिए चले आते थे, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था। और जो 11 बजे से रात तक उन्हें लोग मिलने के लिए चले आते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े कहानीकार है, प्रसिद्ध कहानीकार है, बराबर है, उपन्यासकार है, तो उनसे मिलने लोग आएंगे ही। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कहकहा लगाते। देखो, जब वो बोलने के लिए, अभी उनका कार्यक्रम में हिंदुस्तानी एकेडमी में वार्षिक अधिवेशन है, तो अधिवेशन में वो तो बोलने के लिए खड़े होंगे ही, पर जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो वो एक कहकहा लगाते। कहकहा लगाना, कहकहा लगाना, इसका अर्थ है जोर से हंसना। देखो, तीसरा शब्द ये, जिसका अर्थ एक ही है। पहले दो शब्द कौन से हैं? इसके पहले तासिका में हमने देखा है, इसके पहले इसके दो शब्द है। तीसरा शब्द ये जो आ गया है, पहला कौन सा था? ठहाका लगाना, उसके बाद है अट्टहास, और उसके बाद है कहकहा लगाना, यानी कि जोर से हंसना। तो जब वो बोलने के लिए अभी खड़े हो गए हैं, तो बोलने के लिए वो खड़े होते, हर किसी की आदत होती है ना कुछ करने की, या फिर बोलने के लिए शुरुआत में खांसते खूंसते कुछ लोग, बराबर है। तो उनकी आदत कौन सी है कि जब वो बोलने के लिए खड़े होते तो वो क्या कहते, एक कहकहा लगाते थे, जोर से हंसते थे शुरुआत में, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। और जब वो हंसते हैं बोलने के लिए, तो जो सुनने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए जो लोग आते हैं वो और भी एक्साइट हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं उनका भाषण सुनने के लिए। फिर कहते
कहते आपसे कहूं भी तो क्या कहूं, और वो क्या कहते हैं हंसने के बाद, फिर कहते वो आपसे कहूं भी तो क्या कहूं, और कहूं तो ये कहूं कि आप आंखों से काम लीजिए कानों से नहीं। वो क्या कहते हैं, आपसे कहूं तो क्या कहूं, और ये कहूं कहूं तो ये कहूं कि आपको आपकी आंखों से काम लेना है, आपके कानों से नहीं, क्योंकि आंखों देखा सच होता है, कानों से सुना सच होता है क्या, नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। वो क्या कहते हैं, आप मुझे देख लो, मुझे पढ़ लीजिए आप सब लोग, परंतु आप मुझे सुनिए मत। आपको मुझे सुनना नहीं है, मेरी बातें आपको सुननी नहीं है, बल्कि लोग किस लिए आए हैं, सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो कहते हैं सुनना गलत है, देखना सही है। सुनना जो है, सुनना गलत है और देखना सही है। क्यों कहते हैं कि जो कई बार ऐसा होता है कि हम जो सुनते हैं वो गलत होता है, और जो हम देखते हैं वो सच होता है। इसलिए देखने पर ही उस बात के ऊपर विश्वास करना है, सुनने से नहीं। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है, वो अपने बारे में यहाँ पर कहते हैं सभी श्रोतागण से कि मेरी जो जिंदगी है वो जिंदगी कैसी है, एक सपाट मैदान की तरह है। मैदान कैसा है मालूम है आपको, सपाट होता है ना, जब आप खेलने के लिए ग्राउंड पर आते हो स्कूल के, तो ग्राउंड पर बहुत सारे गड्ढे होते हैं क्या, या फिर दगड़ या फिर कुछ झाड़ियां काटे होते हैं क्या, नहीं, वो सपाट होता है, क्लीन होता है, आपको खेलने के लिए होता है या नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कि मेरी जो जिंदगी है वो पूरी सपाट मैदान की तरह है, उसमें कुछ भी खंदक नहीं है, कांटे नहीं है, झड़ियां नहीं है, गड्ढे नहीं है। उसमें कितने खंदक है, गड्ढे है, कितने कांटे, कितनी झाड़ी है, आप सोच भी नहीं सकते। देखो, खंदक यानी कंकड़, कंकड़ यानी दगड़ छोटे छोटे। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरी जिंदगी एक सपाट मैदान की तरह है। सपाट मैदान में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, और आसपास झाड़ियां होती है। तो वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में क्या है, कितने सारे ऐसे खंदक है, छोटे छोटे कंकड़ है, बहुत सारे गड्ढे हैं, कितने कांटे हैं, और कितनी झाड़ियां है, और आप सोच भी नहीं सकते, आप ये बात सोच भी नहीं सकते कि मेरी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव है, कितने कांटे हैं, कितनी अड़चने हैं। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हो, और इतनी तकलीफ सहन करके, इतने कांटों के ऊपर चलकर, ऐसे खंदक के ऊपर चलकर मैं आपके पास कठिन परिस्थिति के ऊपर उनका सामना करते हुए मैं आपके पास, आपके सामने यहाँ पर चला आया हूँ। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा है, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। पिताजी ने क्या किया है, मेरा जो नाम है वो धनपत राय रखा है, धनपत राय, क्योंकि धन से कभी वास्ता नहीं है। धन का और मेरा 36 का आंकड़ा है, कोई वास्ता नहीं है मेरा, ऐसा वो कहते हैं। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था, और जब मैं शिक्षा लेता था आपकी तरह, आप पढ़ते हो ना, तो जब वो पढ़ते थे तो पढ़ते वक्त वो क्या करते थे, एक वकील साहब है, उन वकील साहब के लड़के को वो पढ़ाते थे। अभी देखो, 5 रुपए मासिक मिल जाता था, तभी उस समय उन्हें कितने पैसे मिलते थे, महीनों में 5 रुपए। अभी हमें कितने भी दिए, 5000 दिए तो भी कम पड़ते हैं। तो महीनों में, मासिक महीने में उन्हें 5 रुपए मिल जाते थे। तो 5 रुपए में वो अपना गुजारा कैसे करते हैं, देखो, 2 रुपए में अपना गुजारा करता था। वो क्या करते थे, 5 रुपए उन्हें मिलते थे, 2 रुपए में वो अपना गुजारा करता था, रूम का भाड़ा, खाना पीना सब वो 2 रुपए में करते थे। 3 रुपए घर भेज देता था, और जो बाकी के बचे 3 रुपए हुए, वो 3 रुपए वो अपने घर भेज देते थे। आपका होता है कि 2 रुपए में तो गुजारा नहीं, आपको तो 2 रुपए का चॉकलेट भी नहीं मिलता स्कूल के बाद, बराबर है। तो उसी समय मैंने तिलिस्म, होशरुबा और फिसाना आजाद पढ़ा था, और जब मैं पढ़ाई करता था उसी समय मैंने 2 किताबें पढ़ी थी, जिसमें पहली तिलिस्म होशरुबा, ये एक पौराणिक गाथा है। तिलिस्म होशरुबा क्या है, पौराणिक गाथा है। और एक फिसाना आजाद, ये एक कादम्बरी है, फिसाना आजाद, जो कि
अकबर के मनोरंजन के लिए लिखी हुई थी, ये ध्यान में रखना है। फिसान आजाद एक कादम्बरी है और ये कादम्बरी अकबर का जो मनोरंजन है वो मनोरंजन करने के लिए कादम्बरी लिखी हुई है, फिसान आजाद। और तिलिस्म होशरुबा जिसके लेखक है फैजी, उन्होंने ये तिलिस्म होशरुबा ये ग्रंथ लिखा हुआ है, ये पौराणिक गाथा उन्होंने लिखी हुई है। तो ये 2 किताबें मैंने पढ़ी थी, कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया और मुझे अभी कुछ समझ में आ गया तो मैंने क्या किया है, उर्दू में लिखना चालू किया। फिर आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया और वही किताब आप लोगों ने बाद में उसे हिंदी में बुला लिया, हिंदी में करवाने का अट्ठास किया है, हट किया हुआ है कि उस किताब को आपको हिंदी में हमारी तरफ भेजना है। तो जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे मुझे मुश्किल से घंटे आध घंटे का समय मिलता। देखो अभी यहाँ पर हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है, उस दूसरे पैराग्राफ में प्रेमचंद जी प्रयाग क्यों आए हुए हैं, क्या हेतु है उनका प्रयाग आने का, ये उन्होंने इस दूसरे पैराग्राफ में बताया हुआ है। तथा अपना गुजारा वो कैसे करते थे, उन्होंने कौन सी किताबें उन्होंने पढ़ते वक्त पढ़ी थी, वो उन्होंने दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा हुआ है। तो जो तीसरा पैराग्राफ है उस तीसरे पैराग्राफ में प्रेमचंद जी क्या कहते हैं, तो इसके बारे में हम अगली तासिका में चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू।